Good morning, student. In this video lecture, we will start unit number 4, statistical techniques. And our first topic is introduction to correlation. Let's see the definition of correlation. Two variables are said to be correlated if change in one variable affect a change in other variable. Thus, correlation refers to the relationship between the variables. Correlation means क्या है? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है. एक वेरिएबल में अगर चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में भी उसका इफेक्ट आना चाहिए, तो इसको बोलेंगे कोरिलेशन. एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. एक वेरिएबल में अगर आप डिक्रीज करेंगे, उसकी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल में उसका चेंज दिखना चाहिए, इसको बोलेंगे कोरिलेशन. राइट है. फॉर एग्जाम्पल, a relationship exists between income and expenditure, advertisement, expenses and sales. राइट है. ये इनकम एक वेरिएबल आप कंसिडर कर लो, ये एक्स वेरिएबल है और एक्सपेंडिचर आपका वाई वेरिएबल है. तो ये एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है. इनकम में इंक्रीज डिक्रीज होगी, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर पर उसका इफेक्ट पड़ेगा. राइट है. जिस तरह से आपकी इनकम है उस तरह से आपको एक्सपेंडिचर रखना पड़ेगा. ठीक है. उसी तरह से किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आप करते हैं उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंसेस करते हैं तो उसका सेल पर उसका इफेक्ट पड़ेगा. राइट है. ये इसको आप एक्स वेरिएबल कंसिडर कर लो, इसको वाई वेरिएबल कंसिडर कर लो. इसमें अगर आपने चेंजेस किए तो इसमें भी चेंजेस पड़ना है. राइट है. वे दोनों वेरिएबल आपस में कैसे कोरिलेटेड है. ठीक है. अब स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम क्या होता है? When we want to find a relationship between two variable, first step is the collection of data showing corresponding values of variable. जब आप कोई वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके डाटा को जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा. मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए वो दोनों वेरिएबल के डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, suppose x and y denote respectively the height and weight of a person, then sample of n persons x1 x2 x3 dash dash xn are heights and corresponding weight are y1 y2 y3 dash dash yn. तो मैंने सपोज कर लिया कि x जो है वो किसी एक पर्सन का हाइट है और y जो है उसका वेट है. तो अब हमने n पर्सन का जो है सैंपल ले लिए. n पर्सन का सैंपल ले लिए, मतलब n पर्सन है हमारे पास, n नंबर ऑफ पर्सन है, जिसमें से फर्स्ट पर्सन का जो हाइट है वो x1 है, सेकंड पर्सन का हाइट x2 है, थर्ड पर्सन का हाइट जो है वो x3 है, डैश डैश n नंबर वाला जो पर्सन है उसका जो हाइट है वो xn है. उसी तरह जो वेट है, करस्पॉन्डिंग वेट, ये इस तरह से y1 y2 y3 डैश डैश yn है. अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लॉट द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 डैश डैश xn yn ऑन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. द रिजल्टिंग डायग्राम ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम. राइट है. तो अब क्या करेंगे, आप इसको एक डायग्राम प्लॉट करेंगे. ये x एक्सिस पे आपने ले लिए वेट. ठीक है. x एक्सिस डिनोट कर रहा है वेट और y एक्सिस ले लिए. y एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है? हाइट ऑफ द पर्सन. राइट है. सॉरी, एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा है हाइट. राइट है. एक्स एक्सिस हाइट डिनोट कर रहा है और वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है वेट. अब आप क्या करेंगे, ये जितना भी आपने पर्सन, n नंबर ऑफ पर्सन लिए थे, n नंबर ऑफ पर्सन का जो हाइट और वेट कैलकुलेट किए थे उसका आप डायग्राम प्लॉट करेंगे. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे x1 है और ये है आपका y1. तो ये आपने प्लॉट कर दिए, x1 y1 यहाँ पे मिल रहे हैं. फिर ये x2 है और यहाँ पे कहीं पे y2 है. ठीक है. तो ये प्लॉट कर दिया आपने y2. उसी तरह से x3 y3 डैश 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 यहाँ पे xn आ जाएगा और यहाँ y1 y2 डैश डैश yn आ जाएगा. तो यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम जो है वो बन जाएगी. ये जो डायग्राम बनी है, दो वेरिएबल का जो n नंबर का आपने डेटा लिए है, तो ये डायग्राम को बोलते हैं स्कैटर डायग्राम. राइट है. अब ये डायग्राम जो है वो क्या क्या आपको बेनिफिट देंगी. A scatter diagram gives two very useful types of information. We can observe pattern between variable that indicate whether the variables are related. ठीक है. जैसे आप डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाते से आपको ये मालूम पड़ता है एक जो पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से आप ये
गेस करते हैं कि दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने डायग्राम बनाए और जो है डायग्राम इस तरह से बन गई, राइट है, इस तरह से बन गई डायग्राम। तो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों वेरिएबल जो है, दोनों वेरिएबल का जो डेटा है वो मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये हो जाएगा आपका कि अगर एक वेरिएबल को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ये पैटर्न से आप ये गेस करेंगे कि इनके बीच में जो है वो रिलेशन कैसा है, लीनियर रिलेशन है, नॉन लीनियर रिलेशन है, या फिर डायग्राम अगर इस तरह से बन गई, राइट है, इस तरह से बन गई डायग्राम, तो इसमें तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, राइट है। तो आप डायग्राम से बता सकेंगे कि इनके बीच में ये पैटर्न को देखते से आप बता सकेंगे कि इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई इनका डेटा जो है वो मूव जो कर रहा है वो ना लीनियरली मूव कर रहा है ना नॉन लीनियरली मूव कर रहा है, राइट है। तो पैटर्न से पहली चीज़ आपको ये पता चलेगी, पैटर्न मालूम पड़ेगा आपको कि वो दोनों वेरिएबल का जो डेटा है वो किस तरह से वेरी कर रहा है। सेकेंड, if the variable are related we can get an idea of the of type of relationship that exist। अब पैटर्न अगर आपको मिल गया तो आप वो दोनों वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन बना सकते हैं, उन रिलेशन का इक्वेशन भी बना सकते हैं। और ये जो रिलेशंस का इक्वेशन बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं रिग्रेशन, जो हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे, राइट है। तो पहले तो आप पैटर्न देखेंगे, पैटर्न मालूम पड़ेगा स्कैटर डायग्राम से, और सेकेंडली आप पैटर्न गेस करने के बाद उन दोनों वेरिएबल के बीच का रिलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। ऐसे आप बना सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन बना सकते हैं, और इसी प्रोसेस को रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ कोरिलेशन। टाइप ऑफ कोरिलेशंस, फर्स्ट है पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ x एंड y वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज बोथ of them increase or decrease, then the relationship between them is said to be positive correlation, right है। अगर दोनों के दोनों वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं साथ में, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, या फिर एक वेरिएबल की वैल्यू को आप डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। तो अगर वो साथ में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो डायग्राम दिख रही है, ये देखो एक्स वेरिएबल, एक्स एक्सिस पे एक्स वेरिएबल ले लिए, वाई एक्सिस पे वाई वेरिएबल ले लिए। अब ये है सपोज आपका x1, ठीक है, x1 पे ये y1 आ गया, राइट है। और उसके बाद ये सपोज आपका है x2, x2 पे ये सेकंड पॉइंट y2 आ गया, राइट है। तो कैसे दिख रहा है आपको, x इंक्रीज हो रहा है तो इधर y भी इंक्रीज होते जा रहा है, क्लियर। तो ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव कोरिलेशन। अब अगर ये डायग्राम देखेंगे, इसका स्कैटर डायग्राम देखेंगे, तो ये एग्जैक्टली ये जो डेटा है तुम्हारा, ये जो पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, राइट है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये जो आपको आर की वैल्यू दिख रही है कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जो हम आगे पढ़ेंगे, इसको कैलकुलेट भी करेंगे इसी वीडियो में। आर इज इक्वल टू 1 अगर आता है तो दोनों वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अब डेटा कुछ इस तरह से है, अब स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो जा रहा है लेकिन परफेक्टली नहीं जा रहा है, कुछ थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के आगे पीछे इंक्रीज हो रहा है। तो x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होते दिख रहा है इसके अंदर, लेकिन परफेक्टली नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो r ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है तुम्हारा पॉजिटिव कोरिलेशन, एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। इफ x एंड y वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इफ x वेरिएबल इंक्रीज एंड y वेरिएबल डिक्रीज और वाइस वर्सा। मीन्स अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज करेंगे तो आपको दिखेगा कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, या फिर एक वेरिएबल की वैल्यू को आप डिक्रीज करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन और इनवर्स कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल ये जो पहली फिगर नंबर सी दिख रही है आपको, यहाँ पे अगर देखेंगे तो x की वैल्यू को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और y की वैल्यू कैसी हो रही है, देखो x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और y की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये x1 है तो x1 पर आपको ये मिला है y1, ठीक है, y1 की वैल्यू जो है वो बड़ी है। फिर आप थोड़े आगे गए, x की वैल्यू को इंक्रीज करें, x2 लेके आए तो x2 पर आपको y2 क्या मिला, ये थोड़ा सा y1 से डिक्रीज हो गया है, ठीक है।
उसके बाद ये देखिए आपने x3 जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, x2 के बाद x3 आया, लेकिन आपको ये नेक्स्ट वैल्यू क्या मिली, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे y3 y2 से और छोटी होगी। तो आप x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये पहली फिगर नंबर सी में अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली कैसा रिलेशन चल रहा है, बिल्कुल परफेक्टली एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनका डेटा चल रहा है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के लिए जो आर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट वो -1 होता है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिगर नंबर डी में अगर देखेंगे तो x में इंक्रीज करने पर y डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन परफेक्टली नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो रहा है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन के लिए r एक्जैक्टली -1 नहीं आता है, r लेस देन 0 आता है, मतलब नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये है नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट है लीनियर कोरिलेशन। इफ x and y वेरिएबल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन रिलेशनशिप बिटवीन देम इज सेड टू बी लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। x और y अगर एक लाइन के अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है वो मूव होते हैं, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, राइट है, उसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। जितना भी हमने ऊपर पढ़े हैं फिगर में देखे हैं ABCD फिगर, वो सारा का सारा कैसा था, लीनियर कोरिलेशन था, क्योंकि जो डेटा जो है वो कैसा मूव हो रहा था, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव हो रहा था, ठीक है। तो ABCD सारा का सारा जो कोरिलेशन हमने देखे हैं, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन दोनों भी जो है वो लीनियर कोरिलेशन होता है, ठीक है। अब नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होगा, इफ x and y are variable are not linearly correlated then the relationship between them is said to be non-linear correlations, right है। अब अगर वो लीनियरली जो है वो मूव नहीं करेगा तो उसको नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में दिख रहा है, देखो ये डेटा कैसा आपका मूव हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ इस तरह से ग्राफ बना है उसका, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनकोरिलेटेड नो कोरिलेशन। अनकोरिलेटेड मतलब उसके बीच में कोई कोरिलेशन रहेगा ही नहीं। इफ y is unaffected by any change in x variable then the relationship between them is said to be uncorrelated, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डेटा यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, क्लियर। x पर कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, x की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो y की वैल्यू में कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा है, राइट है, कभी इंक्रीज हो जा रहा है कभी डिक्रीज हो जा रहा है। इसके लिए जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है। r = 0 आया मतलब वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं, उनके डेटा के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसको बोलते हैं अनकोरिलेटेड और नो कोरिलेशन, ठीक है। अब देखेंगे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो r हम बार बार बता रहे थे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए r जो रहेगा वो 1 रहेगा, r <0 के लिए पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा। अब हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट है क्या, the quantitative measure of degree of relationship between two variable is called correlation coefficient, it is denoted by r। एक्चुअल में ये जो है डायमेंशनलेस नंबर है, जो आपको क्या बताता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स बताता है, मतलब कितनी डिग्री से दो वेरिएबल जो है आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। तो r ये बताता है आपको x और y कितने डिग्री से कोरिलेटेड है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट r लाइज बिटवीन -1 and 1। r की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। अब अगर r = 1 रहेगा तो r = 1, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जैसा हमने देखे थे उसके डायग्राम में भी देखे थे, राइट है। r = -1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। r = -1 अगर आया तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट करेगा, और अगर r = 0 आया तो ये रिप्रेजेंट करेगा नो कोरिलेशन, ठीक है। अब देखो r = 1 के लिए आपने बता दिया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और r अगर = 1 नहीं है लेकिन >0 है, >0 का मतलब ये होगा कि r की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में रहेगी, तो उसको बोलेंगे हम सिंपल पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है उसमें। और r = -1 के लिए आपने बता दिया कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन अगर r की वैल्यू नेगेटिव आ गई, r की वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब -1 और 1 के बीच में आ गई, -1 और 0 के बीच में आ गई, -1 और 0 के बीच में आई तो आप ये बोलेंगे कि सिंपल नेगेटिव कोरिलेशन है उनके बीच में, ठीक है।
अब ये कोरिलेशन कोफिशिएंट आर को कैलकुलेट करने का एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। कर्ल पियर्सन कोरिलेशन इज वन ऑफ द मैथमेटिकल मेथड ऑफ मेजरिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये मेथड है जो आर की वैल्यू आपको देगा अगर आपके पास दो वेरिएबल है जिनके बीच में आपको रिलेशन कैलकुलेट करना है, उसका आपको डेटा आपके पास कैलकुलेट किया हुआ है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, कितने डिग्री का रिलेशन है और कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो रिलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल देन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन देम इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय r suffix xy is equal to n summation xy minus summation x summation y divided by अंडर रूट ऑफ, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है पूरा अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ इन ब्रैकेट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n जो है ये डिनोट कर रहा है कि आपने कितनी वैल्यूज लिए x और y के लिए, कितने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। इसका एक और फॉर्मूला है जो हम यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ही हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये डायरेक्टली आपको वैल्यू दे देगा, जो डेटा आपको आपके पास दिया रहेगा उससे आप डायरेक्टली वैल्यू इसमें पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे समेशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर है, लेकिन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे डायरेक्टली डेटा से कैलकुलेशन नहीं होगा, बल्कि आप पहले कैपिटल एक्स कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एक्स क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार है, वेर एक्स बार क्या डिनोट करता है, एक्स बार डिनोट करता है मीन ऑफ स्मॉल एक्स यानी समेशन एक्स अपॉन एन। और कैपिटल वाई क्या है, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार है, और वाई बार क्या डिनोट करता है, वाई बार डिनोट करता है समेशन वाई अपॉन एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले आपको यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्स जो डेटा है आपका एक्स डेटा का आपको मीन मतलब एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। उसकी जगह हम जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसके अंदर डायरेक्टली स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू पूरा का पूरा कैलकुलेट करके उसमें फिट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आपको एग्ज़ाम में आया कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद तो करना है, लेकिन कैलकुलेशन में हम फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने देखे उसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर स्मॉल एक्स एंड सेल्स कैपिटल वाई ऑफ अ कंपनी फॉर 10 years, फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन दीज वेरिएबल। तो 10 years का ये डेटा दिया है आपको, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया है जो रुपीज़ में है एक्स, और सेल्स का भी डेटा दिया है, सेल्स जो हुआ था प्रोडक्ट का वो है वाई। तो फर्स्ट ईयर आपने जो है वो 6 रुपीज़ या फिर जो भी है इसके अंदर अमाउंट तो नहीं दिया है, 6 रुपीज़ आपने जो है वो एडवर्टीजमेंट पे जो है वो स्पेंड किए थे, तो आपका जो सेल हुआ था वो 60 रुपीज़ हुआ था, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर आपने 5 रुपीज़ जो है वो एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंड किए, तो आपको जो सेल हुआ था वो 55 रुपीज़ हुआ था। उसी तरह से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और ये 10 years। तो ये डेटा है, इनके बीच में आपको रिलेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो कोरिलेशन इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल देन कोरिलेशन कोफिशिएंट आर बिटवीन देम इज गिवन बाय, ये है हमारा फॉर्मूला आर सफिक्स एक्स वाई। ये आर सफिक्स एक्स वाई जो लिखा है आर डिनोट कर रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई इज इक्वल टू होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये सारी चीज़ें। अब ये हमको कैलकुलेट करना है। एन तो आपको दिया है कि आपने कितने ऑब्जर्वेशन लिए, टोटल 10 years है, तो 10 एन इज इक्वल टू 10 हो गया। और आपको यहाँ से क्या क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है समेशन एक्स वाई, ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है समेशन एक्स, और कैलकुलेट करना है समेशन वाई, राइट है, और कैलकुलेट करना है आपको समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कैलकुलेट करना है आपको समेशन वाई स्क्वायर। तो ये जो डेटा गिवन डेटा है इससे हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, इसको वर्टिकल रखेंगे और ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये मैंने कैलकुलेट किया हूँ, ये है हमारा x की वैल्यू, तो ये मैंने वर्टिकल कर दिया हूँ, ये x की वैल्यू सब गिवन है आपको।
और इन सब का क्या करना है सम, तो समेशन एक्स आ जाएगा, ये सारी वैल्यू का सम करेंगे तो समेशन एक्स इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। इसको सब सिंपल आपको ऐड करना है, 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। फिर ये y की वैल्यू आपको दिया है, y की वैल्यू को वर्टिकल रखें और इन सब के बीच में क्या कर देना है सम, तो आपको आ जाएगा समेशन y इज इक्वल टू 326 आ जाएगा। फिर आपको समेशन एक्स वाई कैलकुलेट करना था, तो पहले आपको एक्स वाई का कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स को वाई से मल्टीपल, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 6 मल्टीपल 60 360, 5 मल्टीपल 55 275, 5 मल्टीपल 50 250, 4 मल्टीपल 40 160, 3 मल्टीपल 35 105, 2 मल्टीपल 30 60, 2 मल्टीपल 40 80, 1.5 मल्टीपल 15 22.5, 1 मल्टीपल 11 और 0.5 मल्टीपल 10 5। ठीक है, फिर ये सारी वैल्यूज़ की आपको सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1288.5। ठीक है, उसके बाद आपको समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना था, तो पहले आपको एक्स स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन्स ये जो एक्स की वैल्यू दिख रही है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 5 25, उसके बाद स्क्वायर ऑफ 4 16, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 1.5 2.25, स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 0.5 0.25। फिर ये सब का सम करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ गई आपके पास 122.50। ठीक है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना था समेशन वाई स्क्वायर, तो पहले आप वाई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये वाई की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे जैसा हमने एक्स का किए थे, और सबका सम करेंगे तो समेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये स्मॉल लेटर्स है, ठीक है, समेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 13,696। ठीक है, अभी सारी वैल्यू जो है हम आर सफिक्स एक्स वाई मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला, और इसके अंदर मैंने सभी की वैल्यू पुट कर दिया हूँ। एन की वैल्यू 10 है, 10 ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास। ये वैल्यू है समेशन एक्स वाई की, ये समेशन एक्स की, ये समेशन वाई की, और ये है समेशन एक्स स्क्वायर, और ये समेशन एक्स, और ये इसका होल स्क्वायर। उसके बाद ये समेशन वाई स्क्वायर, और ये समेशन वाई, और ये इसका स्क्वायर। अब इसको कैलसी में रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 0.983 एक्स और वाई के बीच में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0.983 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू में इंक्रीज़ करेंगे तो वाई की वैल्यू में भी आपको इंक्रीज़ मिलेगा, वाई की वैल्यू में अगर आप डिक्रीज़ करेंगे, सॉरी एक्स की वैल्यू में डिक्रीज़ करेंगे तो वाई की वैल्यू में भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो द कैलकुलेटेड कोरिलेशन कोफिशिएंट R is equal to 0.983 shows that there is positive correlation between the sales and advertisement expenditure. It indicates that an increase in advertisement expenditure will increase in sales. तो आप अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू में अगर इंक्रीज़ करेंगे तो आपको सेल्स भी जो है वो इंक्रीज़ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। ये एक एग्जांपल है जो आपको कैलकुलेट करना है। दो वेरिएबल है एक्स और वाई, उनके बीच में जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करके बताना है। ये इसका आंसर है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स जो है वो मेरे से पूछना है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।